नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुदेश चौधरी फिजिकल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स अपने साथ जुड़ सके। हम लोग बीएससी थर्ड ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री स्टडी कर रहे थे। इस फिजिकल केमिस्ट्री में मैं आप लोगों को एक यूनिट जो आपकी थर्ड यूनिट है स्पेक्ट्रोस्कोपी वो कंप्लीट करवा चुकी। आज हमारी ये जो फर्स्ट यूनिट हमने स्टार्ट कर रखी थी ये भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। फर्स्ट यूनिट थी क्वांटम मैकेनिक्स। इस क्वांटम मैकेनिक्स में जो हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा था वो था एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस। इस एप्लीकेशंस में हमने जो पढ़ रहे थे श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस की एप्लीकेशंस हाइड्रोजन एटम के लिए पढ़ रहे थे। मैंने जो आपके लास्ट वीडियो लेक्चर्स में आपको वेरिएबल्स जो हमने पोलर वेरिएबल्स अलग किए थे आर, थीटा और फाई, इन तीनों वेरिएबल्स को हमने सेपरेट कर लिया था। आज मैं इन तीनों वेरिएबल्स को सोल्व करके इक्वेशंस, ये जो आपके आर इक्वेशंस, थीटा इक्वेशंस और फाई इक्वेशंस थी, इन इक्वेशंस को हम सोल्व करेंगे। आर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, थीटा की वैल्यू निकालेंगे और फाई की वैल्यू निकालेंगे। और उसके बाद हम साई वेव फंक्शन, क्योंकि हमने साई वेव फंक्शंस जो हमारा था वो ये कहा था कि ये जो साई वेव फंक्शन है ये आर, थीटा की जगह हमने वाई, ये स्मॉल आर और जेड, इन तीनों फंक्शंस के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो यदि मैं आर की इक्वेशन निकाल लूं, इस फंक्शन की इक्वेशन निकाल लूं, इस फंक्शन की सॉल्यूशन क्रिएट कर लूं, वाई का सॉल्यूशन निकाल लूं और जेड का सॉल्यूशन निकाल लूं और उन तीनों सॉल्यूशंस का मल्टीपल कर दूं तो मेरे पास साई वेव फंक्शन आ जाएगा। तो आज हम इन इक्वेशंस का एक एक करके पहले सॉल्यूशन निकालेंगे और उसके बाद साई वेव फंक्शन कैलकुलेट करेंगे। चलो, सबसे पहले हमने एक इक्वेशन बनाई थी फाई इक्वेशन। फाई इक्वेशंस की वैल्यू थी, फाई इक्वेशन सॉल्यूशन ऑफ फाई इक्वेशंस। देखो, आपने एक इक्वेशन बनाई थी 1/z डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल फाई की स्क्वायर, ये इक्वल टू था -m²। इस m को हम यहां लेके आए थे और हमारे पास ये इक्वेशन बनी थी डेल स्क्वायर जेड डेल फाई की स्क्वायर 1/z प्लस m² इक्वल टू 0। इस जेड को यहां मल्टीप्लाई किया था और डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल फाई की स्क्वायर प्लस m² जेड इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशंस थी इसको हमने फाई इक्वेशंस कहा था। और ये जो इक्वेशन है ये 1D बॉक्स की तरह बन गई। ये जो वेव इक्वेशन है ये किसकी है? 1D बॉक्स की वेव इक्वेशन है। और जब इस 1D बॉक्स की वेव इक्वेशंस को हम सोल्व करते हैं तो z की जो वैल्यू आती है वो आती है z इज इक्वल टू, इस इक्वेशंस को, ये इक्वेशन नंबर 1 है। जब मैं इस इक्वेशंस को सोल्व करती हूँ, ये इक्वेशन हमारी 1D बॉक्स की तरह बिहेव कर रही है और 1D बॉक्स की वेव इक्वेशंस को सोल्व किया जाता है तो z की वैल्यू आती है c e रेज टू पावर प्लस माइनस आयोटा m फाई, ये वैल्यू आती है। अब c जो है वो कांस्टेंट है। c क्या है? कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए हमें पता है कि z जो है वो हमारा वेव फंक्शन है और z की, जब मैंने आपको क्वांटम मैकेनिक्स के पोस्टुलेट्स बताए थे तब मैंने ये कहा था कि वेव फंक्शंस की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। ये जो साई वेव फंक्शन है ये सिंगल वैलिड होना चाहिए।
सिंगल वैलिड होगा, वेल बिहेव्ड फंक्शन होगा, तो ये नॉर्मलाइज्ड कंडीशंस को फॉलो करेगा। अब जब हम फाई की वैल्यू की बात कर रहे हैं तो जेड की जो वैल्यू है वो दो जगह पे हमें सेम वैल्यू मिलती है। फाई जो एंगल है, उस एंगल, दो ऐसे एंगल आते हैं जहां पे हमें जेड की वैल्यू सेम रिपीट हो जाती है। मीन्स फाई और फाई प्लस 2 पाई, फिर उसके बाद फाई प्लस 4 पाई, इस तरीके से हमें क्या वैल्यू, जेड की सेम वैल्यू मिलती है। और हम उन जेड की सेम वैल्यूज को हमें क्या करना पड़ेगा, अवॉइड करना पड़ेगा। अवॉइड करने के लिए अब हमारे पास लिमिट क्या हो गई, जो एंगल है उसकी लिमिट हो गई 0 to 2 पाई के बीच में ही वैल्यू होनी चाहिए। किसके बीच में होनी चाहिए, 0 से 2 पाई के बीच में ही वैल्यू होगी, तभी जेड कैसा होगा, सिंगल वैलिड होगा। यहां तक क्लियर। अब सिंगल वैलिड है तो ये नॉर्मलाइज्ड कंडीशंस को फॉलो करेगा। हमने कहा था कि वेव फंक्शंस है वो वेल बिहेव्ड होंगे, सिंगल वैलिड होंगे, तो वो नॉर्मलाइज्ड कंडीशंस को फॉलो करेंगे। ये जो है वो नॉर्मलाइज्ड कंडीशंस को फॉलो करेंगे, तो ये इस इक्वेशंस, नॉर्मलाइज्ड कंडीशंस क्या होगी वो बता देती हूं आपको। आपने एक कंडीशंस बताई होगी आपको, नॉर्मलाइज्ड कंडीशंस। नॉर्मलाइज्ड कंडीशंस को फॉलो करेंगे, और नॉर्मलाइज्ड कंडीशंस क्या होती है, वेव फंक्शन और उसके कॉम्प्लेक्स वेव फंक्शन का इंटीग्रेशन की वैल्यू 1 होती है। वेव फंक्शन देखो, याद करो जब मैंने आपको पोस्टुलेट्स बताए थे तो वहां बताया था साई स्टार डी टो, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो ये क्या है, वेव फंक्शन, उसके कॉम्प्लेक्स का वेव फंक्शंस का प्रोडक्ट का जब मैं इंटीग्रेशन करूंगी तो वैल्यू मेरे पास क्या आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। अब जेड की वैल्यू मेरे पास क्या है, जेड की जो वैल्यू है वो मेरे पास ये रही, देखो, सी ई रेज टू पावर प्लस माइनस आयोटा एम फाई। जेड स्टार की वैल्यू क्या होगी, इसका कॉम्प्लेक्स मीन्स इसका अपोजिट, यहां पे प्लस माइनस साइन है तो यहां पे क्या आ जाएगा, ई रेज टू पावर माइनस प्लस आयोटा एम फाई। कॉम्प्लेक्स मीन्स उसका अपोजिट। यहां तक क्लियर। लिमिट क्या होगी एंगल की, 0 से सिंगल वैलिड होने के लिए 2 पाई, मीन्स इस इंटीग्रेशन की लिमिट क्या होगी, 0 से 2 पाई। 0 से 2 पाई होगी, ये वैल्यू मैं यहां पुट करूं तो मेरे पास इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई, सी, जेड की वैल्यू पुट कर रही हूं पहले, जेड क्या है, सी ई रेज टू पावर प्लस माइनस आयोटा एम फाई इंटू में जेड स्टार क्या है, सी ई रेज टू पावर माइनस प्लस आयोटा एम फाई, और डी फाई, और इसके इक्वल क्या है, 1 वैल्यू है। अब देखो, ये ई रेज टू पावर प्लस माइनस है और ये ई रेज टू पावर माइनस प्लस है, मीन्स अपोजिट साइन है, इसलिए ये कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अपोजिट साइन है, प्लस साइन है मीन्स ई ऊपर रहेगा, और ये माइनस साइन है तो सेम वैल्यू नीचे आ जाएगी। जब सेम वैल्यू ऊपर और नीचे है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। जब यहां माइनस लिया है तो यहां प्लस लिया है, मीन्स ये वाला ऊपर रहेगा, ये वाला नीचे रहेगा, तो भी सेम वैल्यूज है, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगी। तो ये वैल्यूज आपस में कैंसिल हो गई और मेरे पास वैल्यू आई है 0 to 2 पाई सी इंटू में सी डी फाइव इक्वल टू 1। सी स्क्वायर हुआ, और सी स्क्वायर मेरा क्या था, कॉन्स्ट, सी क्या था,
कांस्टेंट, सी क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट जब किसी भी इंटीग्रेशन में होता है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है, तो यह क्या होगा, सी स्क्वायर 0 to 2 पाई डी फाई इक्वल टू 0। क्या वैल्यू आएगी, फाई एंगल आएगा और उसकी लिमिट लगाएंगे हम 0 to 2 पाई। जब इसका इंटीग्रेशन करूंगी, इस पोर्शन का इंटीग्रेशन किया जाएगा, तो क्या आएगा, फाई और एंगल लिमिट लगाए 0 to 2 पाई, आप इंटीग्रेशन डी एक्स वो क्या लिखते हो, एक्स लिखते हो। वही काम मैंने किया, यहाँ पे डी फाई है तो क्या आ गया, फाई लिमिट लगाई 0 से 2 पाई, सी स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू 1। लिमिट लगाऊंगी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्या लिखूंगी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्या आएगा, सी स्क्वायर 2 पाई माइनस 0 इज इक्वल टू 1। मीन्स क्या आ गया, 2 पाई सी स्क्वायर इक्वल टू 1। किसकी वैल्यू निकालने के लिए हम ये काम कर रहे हैं, कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। क्या कर रहे हैं हम, कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए काम किया जा रहा है। तो मैं क्या करूंगी, यहां से c की वैल्यू कैलकुलेट कर लूंगी। c क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर ये होगा 1/2 पाई, और c की वैल्यू क्या होगी, मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लूं, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लूं, तो c की वैल्यू क्या होगी, c इज इक्वल टू 1/2 पाई का अंडर रूट, ये वैल्यू आ गई। इस वैल्यू को मैं उठा के इस इक्वेशन में रखूंगी, तो मेरे पास z की इक्वेशन आ गई 1/√2 पाई। एक ही बात है, 1 का अंडर रूट 1 ही होता है, e टू पावर प्लस माइनस आयोटा m फाई। ये इक्वेशन आ गई हमारे पास, ये सॉल्यूशन आ गया हमारे पास, किसका, z का। ये किसका सॉल्यूशन आ गया, z का। इसमें m जो है वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। इस m का जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इस m की जो वैल्यू होती है वो 0 +-1 +-2 +-3 इस तरीके से होती है। और ये जो है ये इलेक्ट्रॉन्स का मैग्नेटिक फील्ड में ओरिएंटेशन बता रहा है। क्या कहा मैंने, इसमें जो m है, ये वाला जो m, ये m मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। क्या है ये, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। क्या डिफाइन करता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन्स के ओरिएंटेशन को डिफाइन करता है। क्या करता है ये, डिफाइन इलेक्ट्रॉन ओरिएंटेशन इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के ओरिएंटेशन को डिफाइन करता है। इस m की जो वैल्यू होती है वो होती है 0 +-1 +-2 +-3 +-4 अप टू सो ऑन। इस तरीके से इस m की वैल्यू होती है। यहां तक क्लियर, मीन्स अब हमारे पास फाई की इक्वेशंस का सॉल्यूशन आ गया, जो है z इज इक्वल टू 1/√2 पाई e पावर प्लस आयोटा m फाई, जहां पे m जो है वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। और ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ये इलेक्ट्रॉन्स के मैग्नेटिक फील्ड में ओरिएंटेशंस को डिफाइन करता है। अब हम ऐसे ही सॉल्यूशन निकालेंगे थीटा का, थीटा इक्वेशंस का। अब हम सॉल्यूशंस निकाल रहे हैं थीटा इक्वेशंस का। थीटा इक्वेशन
कल के वीडियो लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को थीटा इक्वेशंस बनवाई थी। वो थीटा इक्वेशंस क्या थी? 1/sin थीटा डेल डेल थीटा साइन थीटा डेल वाई अपॉन डेल थीटा प्लस बीटा 1/sin थीटा डेल डेल थीटा साइन थीटा डेल थीटा डेल वाई अपॉन डेल थीटा प्लस बीटा माइनस एम स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा वाई और ये इक्वल टू 0 था। ये इक्वेशन बनाई थी हमने कल की क्लास में। ये हमने थीटा इक्वेशंस कैलकुलेट कर ली थी, मैंने आप लोगों को बनवा दिया था। यहां पे बीटा की वैल्यू जो होती है वो होती है एल प्लस 1। एल जो है वो एजीमुथम क्वांटम नंबर होता है। एल जो है वो एजीमुथम क्वांटम नंबर होता है। जैसे वहां पे एम क्या था? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये क्या है? एजीमुथम क्वांटम नंबर। ये बी की वैल्यू मैं यहां पे पुट करूंगी तो मेरे पास इक्वेशन आएगी 1/sin थीटा डेल डेल थीटा साइन थीटा डेल वाई अपॉन डेल थीटा प्लस बीटा की वैल्यू में ये वाली वैल्यू यहां पे पुट कर रही हूं तो एल प्लस 1 माइनस एम स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू वाई इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई। जब मैं इस इक्वेशंस को सोल्व करती हूं तो मेरे पास एक सॉल्यूशन आता है y इक्वल टू थीटा। इसका सॉल्यूशन, इस इक्वेशंस का जो सॉल्यूशंस आता है वो होता है y इक्वल टू p cos थीटा। इस इक्वेशंस का सॉल्यूशन आपको डायरेक्ट याद रखना है बेटा। इस इक्वेशंस के बाद सॉल्यूशन फॉर इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 y थीटा। इस फंक्शन को हम y से डिनोट कर रहे हैं तो y फंक्शन की वैल्यू जो है वो होती है एन पी एम एल कोस थीटा। एम एल कोस थीटा। यहां पे एन जो है वो नॉर्मलाइज्ड कांस्टेंट होता है। एन जो है मैंने आपको बताया था कि एन जो है वो नॉर्म, क्योंकि नॉर्मलाइज्ड कांस्टेंट क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि ये जो फंक्शंस हैं ये वेल बिहेव्ड हैं, सिंगल वैलिड हैं। ये फंक्शंस कैसे हैं? वेल बिहेव्ड हैं, सिंगल वैलिड हैं, इसलिए ये जो कांस्टेंट आगे लगाया गया। एन क्या है? नॉर्मलाइज्ड कांस्टेंट। और नॉर्मलाइज्ड कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो होती है 2l प्लस 1/2। अब ये भी आपको याद रखनी है बेटा, नॉर्मलाइज्ड कांस्टेंट की वैल्यू भी आपको याद रखनी है। थोड़ी सी डिफिकल्ट है ये। एन जो होता है वो नॉर्मलाइज्ड कांस्टेंट होता है। क्यों यूज करते हैं वो मैंने बता दिया, नॉर्मलाइज्ड कांस्टेंट क्यों यूज किया जाता है। और इस एन की वैल्यू जो होती है वो होती है 2l प्लस 1/2 एल माइनस एम और l प्लस 1 एम, और ये मोड में है और इन सब का स्क्वायर। ये वैल्यू होती है। ये वैल्यू मैं यहां पे पुट करूंगी तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? y की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। यहां पे l क्या बताया मैंने? एजीमुथम क्वांटम नंबर है।
एल जो है वो एजीमुथम क्वांटम नंबर है, जिसकी वैल्यू जो होती है एल की वो होती है 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। देखो एम की वैल्यू हमारे पास क्या थी, +-1, +-2, +-3 अप टू सो ऑन। और एल की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से। मीन्स एम हमारे पास क्या होता है, देखो ये डबल वैल्यूज आ रही है, बाकी सब, और 0 तो 0, यहां भी 0, यहां भी 0। मीन्स एम की टोटल वैल्यूज जो मिलती हैं वो हमें 2l+1, एल से डबल और उससे एक ज्यादा क्या मिलती है हमें, एम की वैल्यू मिलती है। ये डबल हो रही हैं और उससे एक ज्यादा वैल्यू किसकी मिलती है, हमें एम की वैल्यू मिलती है। तो ये 2l+1 से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां पे y और जो z इक्वेशन थी, y फंक्शन ग्रुप और z वाला जो फंक्शन था, ये दोनों ही फंक्शंस जो है वो क्या होते हैं, ये दोनों फंक्शंस जो है वो एंगुलर फंक्शंस हैं, और इनका मल्टीपल जो है वो उसको हम स्पेरिकल हार्मोनिक्स कहा जाता है। क्या कहा मैंने कि ये दोनों ही देखो एंगुलर है, तो ये दोनों फंक्शंस क्या हैं, एंगुलर फंक्शंस हैं। और इन दोनों फंक्शंस का मल्टीपल जो होता है वो स्पेरिकल हार्मोनिक्स फंक्शन कहलाता है, वो स्पेरिकल हार्मोनिक फंक्शंस कहलाता है। और इस स्पेरिकल हार्मोनिक फंक्शंस को हम एक्स से डिनोट करते हैं, किससे, कैपिटल एक्स से डिनोट किया जाता है। एक्स, एल और एम, एजीमुथम क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर दोनों इंक्लूड है यहां पे, y में भी और z के अंदर भी। इसलिए ये दिखाया है l और m किसके फंक्शन है, ये थीटा और फाई के। ये क्या है, ये जो कहलाएगा ये स्पेरिकल हार्मोनिक फंक्शन कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, क्योंकि ये इन दोनों का प्रोडक्ट है, y थीटा इंटू में z फाई, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो उसको हम क्या कहते हैं, स्पेरिकल हार्मोनिक फंक्शन। स्पेरिकल हार्मोनिक फंक्शन आपसे कई बार जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चंस पुटअप हो जाता है। स्पेरिकल हार्मोनिक फंक्शंस किसे कहते हैं, जो दो एंगुलर फंक्शंस का मल्टीपल क्या कहलाएगा, स्पेरिकल हार्मोनिक फंक्शन। किससे डिनोट करते हो आप इसको, एक्स से डिनोट करते हो, कैपिटल एक्स से डिनोट किया जाता है। यहां पे जब n की वैल्यू में इस इक्वेशंस में रखूंगी तो मेरे पास कंप्लीट y की जो वैल्यू मिलेगी मुझे y की कंप्लीट वैल्यू मिलेगी, वो मिलेगी 2l+1/2 l माइनस मोड m, l प्लस मोड m इनका होल स्क्वायर p l p l m कोस थीटा। ये सॉल्यूशन आ गया मेरे पास y का। किसका आ गया, y का। हमने किस किस का सॉल्यूशन निकाल लिया, z का सॉल्यूशन निकाल लिया और y का सॉल्यूशन निकाल लिया। z और y दोनों फंक्शंस कैसे थे, एंगुलर फंक्शन थे। दोनों ही फंक्शन क्या है, एंगुलर फंक्शंस है। इन दोनों फंक्शंस का जो प्रोडक्ट है वो स्पेरिकल हार्मोनिक फंक्शन कहलाता है। अब हमारा तीसरा फंक्शन जो है वो आर फंक्शन है, जिसको हमने रेडियल फंक्शन कहा है। क्या कहा है, रेडियल फंक्शंस। तो अब मैं आपको सॉल्यूशन ऑफ आर इक्वेशन या रेडियल इक्वेशंस, जब मैंने इक्वेशंस बताई थी तो कहा था ना कि इसको हम आर इक्वेशंस या रेडियल इक्वेशंस कहते हैं।
अब हम निकालेंगे सॉल्यूशन ऑफ रेडियल इक्वेशंस। रेडियल इक्वेशंस, आपको बेटा इसमें इन इक्वेशंस में कुछ कुछ चीजें डायरेक्ट याद रखनी है। देखो हमने कल एक इक्वेशन बनाई थी रेडियल इक्वेशंस। क्या बनाई थी? 1/r² डेल डेल आर, r² डेल आर अपॉन डेल आर, 1/r² डेल डेल आर, r² डेल आर अपॉन डेल आर, माइनस बीटा आर अपॉन r², बीटा आर अपॉन r² प्लस 8π² न्यू h, 8π² न्यू h² e प्लस ZE² अपॉन आर, कैपिटल आर इक्वल टू 0। ये इक्वेशंस बनाई थी हमने रेडियल इक्वेशंस। जब मैं इस रेडियल इक्वेशंस को सोल्व करती हूं तो मेरे पास रेडियल फंक्शंस जो आता है उस फंक्शन का इस इक्वेशंस को सोल्व किया जाता है। सोल्व दिस इक्वेशंस। बेटा ये आपको सॉल्यूशंस जो हैं वो मुझे पता है कि डिफिकल्टीज होगी, हो सकता है आपको लर्न करने में, लेकिन आपको इसके बाद इस इक्वेशंस के बाद इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन याद रखना है। ये है आर रेडियल इक्वेशंस और इसकी वैल्यू जो होती है वो n e⁻⁻l/2 e⁻l। रेडियल इक्वेशंस में कौन सी? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आ गया। देखो अभी हमने कौन कौन से क्वांटम नंबर पढ़े? एल पढ़ा एजीमुथम क्वांटम नंबर और एम पढ़ा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब जैसे ही मैंने इस रेडियल इक्वेशंस को सोल्व किया तो मेरे पास कौन सी आ गई वैल्यू? एन की वैल्यू आ गई। एन क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। मींस मेरे पास 3 क्वांटम नंबर यहां पे आ गई। तो रेडियल वैल्यू क्या है? आर, ये है एन, वही एन की वैल्यू होती है कांस्टेंट जिसको कहा जाता है नॉर्मलाइज्ड कांस्टेंट, एन e⁻⁻l/2 e⁻l, कैपिटल एल की पावर 2l+1 और n+1। ये वैल्यू आती है किसकी? रेडियल इक्वेशंस की। यहां पे n वही नॉर्मलाइज्ड कांस्टेंट है और क्यों लगाते हैं उसका आपको मैंने रीजन बता दिया है कि ये भी कैसी है? वेल बिहेव्ड फंक्शन। आर भी कैसा है हमारा? वेल बिहेव्ड फंक्शन। वेल बिहेव्ड फंक्शन होगा, वेल बिहेव्ड फंक्शन होगा तो ये फंक्शन कैसा होगा? नॉर्मलाइज्ड। इसलिए हम कौन सा कांस्टेंट यूज करते हैं? नॉर्मलाइज्ड कांस्टेंट यूज करते हैं। नॉर्मलाइज्ड कांस्टेंट है और इस नॉर्मलाइज्ड कांस्टेंट की वैल्यू जो होती है वो होती है 2z अपॉन n इक्वल टू 2z अपॉन a e⁻, 2z अपॉन a नॉट n। ये थोड़ा सा आपको लर्न करना है, बड़ा सा एक सिंबल है, हमें लर्न करना ही पड़ेगा। n-l -1 का फैक्टोरियल, सॉरी अंडर रूट नहीं, फैक्टोरियल, इस तरीके से लगाते हो आप, फैक्टोरियल अपॉन 2n n+l का फैक्टोरियल और इसकी पावर 3, 2n l+n का फैक्टोरियल और इन सब की पावर, इसकी पावर 3
और इन सब की पावर 1/2। ये वैल्यू होती है n की, नॉर्मलाइज्ड कंडीशंस की, नॉर्मलाइज्ड कांस्टेंट की वैल्यू ये होती है। इस वैल्यू को यहां रख के हम किसकी इक्वेशन निकाल लेंगे, इस रेडियल इक्वेशंस निकाल लेंगे। और जब हमारे पास रेडियल इक्वेशंस का सॉल्यूशन आ गया और किसका आ गया, रेडियल इक्वेशंस का सॉल्यूशन आ गया, थीटा इक्वेशंस का सॉल्यूशन आ गया और किसका, फाई इक्वेशंस का सॉल्यूशन आ गया। इन तीनों सॉल्यूशंस का प्रोडक्ट ही हमारा क्या कहलाएगा, साई। साई जो है वो आर, थीटा और फाई का प्रोडक्ट है। थीटा और फाई का जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को हमने क्या कहा था, स्फेरिकल हार्मोनिक्स फंक्शन, मींस स्फेरिकल हार्मोनिक फंक्शन और रेडियल फंक्शंस का प्रोडक्ट ही हमारा क्या है, वेव फंक्शन। किसके लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए। तो आर की वैल्यू यहां से पुट कर सकते हैं हम, और थीटा और फाई की वैल्यू अभी जो हमने निकाली थी वो वैल्यूज वहां पुट करके हम किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, साई की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, एम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, एल एजीमुथम क्वांटम नंबर है। एल की जो वैल्यू होती है ये हमें और ऑर्बिटल्स के ज्योमेट्री को डिफाइन करती है। एल इक्वल टू 0 होता है तो एस होती है, एल इक्वल टू 1 होते हैं तो पी ऑर्बिटल्स होते हैं, एल इक्वल टू 2 होता है तो डी ऑर्बिटल्स। आपने ये सब चीजें इनऑर्गेनिक में बहुत अच्छे से, एटॉमिक स्ट्रक्चर्स वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ी होंगी आप लोगों ने, कि याद करो एल इक्वल टू 0 होता है तो और कौन सा ऑर्बिटल होता है, एस ऑर्बिटल्स। एस ऑर्बिटल्स के लिए एल की वैल्यू 0 होती है, पी ऑर्बिटल्स के लिए एल की वैल्यू 1 होती है, डी ऑर्बिटल्स के लिए एल की वैल्यू 2 होती है और एफ ऑर्बिटल्स के लिए एल की वैल्यू 3 होती है। एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एनर्जी लेवल्स 0 1 2 3, इस तरीके से जब हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ रहे थे तो एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल्स में ट्रांजिशंस कर रहे थे। एम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसकी वैल्यू जो है, टोटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो हमारे पास आते हैं वो 2l-1 आते हैं। यहां तक आपका क्वांटम मैकेनिक्स कंप्लीट हो गया। अब मैं कल के वीडियो लेक्चर्स में आप लोगों को थर्ड यूनिट, मींस वैसे तो आपकी सेकंड यूनिट है लेकिन मैं आप लोगों को 2 यूनिट आपकी कंप्लीट हो गई हैं, अब हम थर्ड यूनिट पे चलेंगे। थर्ड यूनिट जो है वो मैं आप लोगों को एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वाला यूनिट कंप्लीट कराऊंगी। थैंक यू।